नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के सेंट्रल ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ 3 अलग-अलग संगठनों के नेता मौजूद हैं। खेत और किसानी से जुड़े संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी वीजू कृष्णन और सीआईटीयू की जॉइंट सेक्रेटरी एआर सिंधु और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के विक्रम सिंह। इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे जो देश का ये मेहनत का सवाम है, जो ये कौम है जो पैदा करके खाती है और उत्पादन में लगी हुई है देश के, वो किन मांगों को लेकर 5 अप्रैल को दिल्ली चलने का आह्वान किया है, जिसमें इनका दावा है जो लाखों लाख की संख्या में किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इनके क्या हैं मुद्दे और क्यों दिल्ली इनको आना पड़ रहा है, इन पर इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा के नेता वीजू कृष्णन साहब से हम पूछना चाहेंगे, जो अभी जो ये किसान क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस संघर्ष रैली में जा रहे हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में किसान के आंदोलन देश भर में इस तरह से होते रहे और कई बार सरकारों ने इनकी मांगे मानी भी है, लेकिन इस बार आप लोग स्पेसिफिक किसानों क्या सवाल लेके दिल्ली आ रहे हैं? इस देश में कृषि संकट और गहरा होते जा रहा है और जो हम लोग के एकजुट आंदोलन के बाद जो बातें माने भी गए थे, उससे ये सरकार पीछे हटी है। एक तो ऐतिहासिक आंदोलन जो एकजुट आंदोलन किसानों का और मजदूरों का हुआ, उसमें ज़रूर 3 काले कानून वापस हुए, पर और जो अहम मुद्दे थे उसमें, जैसे फसल के लिए उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम, उसके लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ है। उसके साथ-साथ बिजली कानून में जो बदलाव ले आ रहे, उसको वापस लेने का बात था, वो नहीं हुआ है। उसके अलावा जो इस आंदोलन में लगभग 750 के आसपास किसान मर गए इस आंदोलन में, उनके परिवारों को मुआवजा देने का बात है। फिर जो है जो केस लगाए गए थे किसान नेताओं पर उस दौरान, उसको वापस लेने का बात थी। और ऐसे जो मुद्दे हैं, ये सभी को जोड़ते हुए और पिछले 8-9 साल जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, जो सब वादे किए थे वो सबसे पीछे हटे। और हम सभी जानते हैं जो लखीमपुर खीरी में 5 किसान और एक पत्रकर्ता का खून किया गया, एक कैबिनेट मंत्री का बेटा द्वारा उसका गाड़ी से रौंद दिया गया, वो अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर अभी भी इस सरकार का कैबिनेट में अभी भी बरकरार है। तो उनको बर्खास्त करना है, ये भी एक डिमांड हम लोग का है। तो ऐसे मुद्दे हैं और 3 जो वर्ग संगठन है, किसान सभा, सीआईटीयू और खेत मजदूर यूनियन, हम लोग का जो और भी जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा है, इस तरीके के जो मुद्दे, वो सभी जोड़ते हुए हम लोग इस आंदोलन की ओर एक वैकल्पिक नीतियों के लिए, आज जो पूंजीवादी व्यवस्था में नव उदारवादी नीतियों को जो लागू कर रहे, उस के विरुद्ध एक जनता के हित में, किसान मजदूर के हित में नीतियों को लागू होना चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन चल रहा है। ये सवाल सिंधु जी आपसे, जो मजदूरों के वो क्या सवाल हैं, जो कि पिछले दिनों जिस तरह से लेबर कोड या देश भर में स्किल वर्कर्स की हड़तालें हुई हैं और अलग अलग जगह प्रदर्शन होते रहे, इस रैली में स्पेसिफिक मजदूरों के क्या सवाल है जिसको लेके आप लोग आ रहे हैं? देखिए, ये लेबर कोड का तो बात आपने कह ही दिया है। हमारे देश आज़ाद होने से पहले से ही जो मज़दूरों ने अंग्रेज़ों से लड़के भी जो हासिल किया है, बुनियादी वो सारे जो अधिकार है, वो सारे को वापस करने के लिए ही लेबर कोड लाया गया है। वो पारित हो गया, लेकिन अभी तक वो हमारे रेसिस्टेंट के चलते हुए लागू कर नहीं पाया। लेकिन वो कर नहीं पाया तो वो पीछे दरवाज़े से अलग-अलग राज्यों से ये लागू करवाना भी शुरू किया है। जैसे अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर में वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर में बदलाव लाया गया है। जो नाइट शिफ्ट के अंदर महिलाओं को काम करने पे मजबूर किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन का जो कानून है, जो बेसिक जो हमारे मुद्दे हैं, एक तो न्यूनतम वेतन का अधिकार है। वैसे ही वो लागू तो बहुत कम लोगों में है कि जो संगठित क्षेत्र के मजदूर के बीच में ही है। उनको भी वो वंचित किया जाएगा। और 8 घंटे का ड्यूटी, और वो 8 घंटे का जो काम है, अभी जो मानव राशि जो है तरक्की कर रहे हैं, तो अभी 5 घंटे का ड्यूटी का तो डिमांड हो रहा है। तो उसी टाइम में जो है ये 8 घंटे से 12 घंटे करने का कानूनन ये बनाया जा रहा है। इसके अंदर ओवर टाइम नहीं देना चाहिए।
ये है। और जो मज़दूर को अपना संगठन बनाने के अधिकार और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, ये सबसे वंचित किया जा रहा है। और यही कोड लेके आ रहे हैं कि उसको जो फॉर्मली वो कोड लागू नहीं है, लेकिन उसका जो अंदर में जो भी चीज़ है वो लागू है। और बहुत बड़े पैमाने पे जो है बेरोज़गारी है। एक तो है कि जॉब लॉसेस, जो कोविड के बाद में अभी भी वो वापस नहीं हुआ है, जो जॉब लॉसेस है। और काम का ठेकाकरण जो है बहुत बड़े पैमाने पे, इवन जो सरकार है, इवन प्राइम मिनिस्टर का मंत्रालय के अंदर में भी, और इवन जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में आपको काम का जो कॉन्ट्रैक्टराइजेशन हो रहा है अलग अलग तरीके से आउटसोर्सिंग के नाम पे। और उसको इस हद तक लेके आया है कि उसको अप्रेंटिसशिप के अंदर में लाया। और अभी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो है, जो सरकार से पैसा लेके काम करवाने का, सरकार पैसा देगा और मज़दूर का दर्जा नहीं मिलेगा, ताकि वो यूनियनाइज भी ना हो जाए। इस तरीके का पूरा का काम का ठेकाकरण हो रहा है। और जो वैकेंसियाँ फिल नहीं हो रहा है, ये सारे मुद्दे तो है ही है। और ये मिनिमम वेज कभी लागू नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और जैसा आपने बताया, स्कीम वर्कर्स बहुत जैसे है कि सरकार खुद जो बुनियादी सेवाओं में काम पे लगाया हुआ है, उनको कर्मचारी नहीं मान रहे। ये भी एक किस्म का ठेकाकरण ही है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर है। और महिला कर्मचारी या जो मज़दूर है, उनको तो फॉर्मल उनका काम का जो है, काम का मान्यता नहीं है। बोल रहे हैं कि 15% है विमेंस वर्क पार्टिसिपेशन। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि 85% महिलाएं यूं बैठा है, तो वो काम कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल काम के अंदर आते नहीं है, तो वो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एंटायर लेबर है। तो ये इश्यूज जो है कि और ज़्यादा बढ़ते गए हैं ये पिछले सालों में, जितने आंदोलन भी बहुत इसका जो है हो रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि जनता की जो बुनियादी सेवाएं हैं और सरकारी जनता की जो संपत्ति है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसका जो पूरा का पूरा निजीकरण, वो निजीकरण इस हद तक का आ गया है। ये जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो ज़रिए है, एकदम सरकार फ्री में कॉरपोरेट्स को ये चीज़ें दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम इसको अपने पास रखो और चलाओ और अपना मर्जी ले लो। इवन कोयला के अंदर में अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन आया है कि जो बना बनाया कोल है, उसको एकदम अदानी जैसा कंपनियों को दे रहे हैं। और उसको सरकार को 3%, उसके पाइपलाइन के अंदर में जो लिखा है कि वो 30% का, लेकिन 3% के लिए उसको दे रहा है, कि वो मीन्स रिटर्न के लिए दे रहे हैं। इस तरीके से जनता की जो है, देश की संपत्ति जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हवाले करने के जो है, उसके खिलाफ में भी है। और बुनियादी सेवाएं भी है, और बेसिक राइट्स है, फूड सिक्योरिटी है, और जनता की मांगे, वो तो हर तबके का जनता की मांग है, राइट टू फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सारे मुद्दे उठा के ही तो आ रहे हैं। सारे जनता का भी मुद्दे है और मज़दूरों का तो है ही है। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो खेत मज़दूर के जो सवाल हैं, क्योंकि जब भी किसानों के बड़े आंदोलन हुए, किसानों की सबसे बड़ी एक जो वर्कफ़ोर्स तौर तक काम करती है, खेत मज़दूर यूनियन, लेकिन उसके सवाल कभी प्रमुखता से सामने आते नहीं। तो उनके क्या इश्यूज़ हैं जिसको लेके आप लोग इस आंदोलन में आए हैं? मुकुंद जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। 28 फरवरी को परतूर के एक गांव में आशा रमेश सोलंकी नाम की महिला गन्ने के खेत में काम करते हुए बच्चे को जन्म दिया। उसके पास समय नहीं था कि वो हॉस्पिटल जा पाती, उसके पास समय नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जा जाती। ये बताता है कि भारत के अंदर करोड़ों खेत मजदूर, जो आप वाजिब बोल रहे हैं कि ग्रामीण भारत के अंदर एक वर्ग है जो उत्पादन में लगा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नीति निर्धारण के अंदर उनके लिए कोई ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनकी वर्क कंडीशंस को मॉनिटर करेगा। उस हालात के अंदर वो जी रहे हैं। आप बोल रहे हैं वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आ रहे हैं दिल्ली कि उनको मजदूर होने की पहचान मिले। उनको काम चाहिए, काम का पूरा दाम चाहिए। और ग्रामीण भारत के अंदर मशीनीकरण के बाद से जो काम कम हुआ है, सबसे बड़ा काम का साधन हो सकता था मनरेगा। हमारे भारत सरकार जिसको बोलती है कि वो लाइव उसको मोन्यूमेंट बना देगी, वो हमारे जो ग्रामीण भारत है उसके लोगों की आस है वहाँ पर, जिसके अंदर बजट कम कर दिया है। सिर्फ बजट कम नहीं किया है, जिंदा रखा है, लेकिन उसके अंदर ऑनलाइन अटेंडेंस के जरिए एक गांव के अंदर 20 से ज़्यादा काम नहीं होंगे। अभी ये बोल रहे हैं कि आधार के साथ अलग से एक पोर्टल बना रहे हैं जिसके ज़रिए आपकी पेमेंट होगी।
इसके साथ जातिवार हम ये आशा करते हैं कि लोग जब काम करेंगे तो वो जाति से दूर जाएंगे। जातिवार उसके अंदर जो आपके फंड ऑर्डर्स हैं वो निकाल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मार रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा कि 42 से 24 दिन काम मिला है सालाना, मतलब जो काम मिल सकता था, जो कानून था, वो किसी की दया पे नहीं है, वो 100 दिन का कानून है, वो भी हमसे छीना जा रहा है और ना उसका दाम मिल रहा है। और उसके साथ जब काम नहीं है तो सबसे बड़ा साधन था फूड सिक्योरिटी एक्ट। और फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भारत के बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर बदनाम हुआ कि हम अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे, डिस्पाइट किसान और उस मजदूर मेहनत करके जितना एफसीआई के गोदाम में चाहिए उस बफर स्टॉक से ज़्यादा है, मेहनत कर रहे हैं, बफर स्टॉक से ज़्यादा है, लेकिन ना वो आम इंसान तक पहुंच रहा है और जो पैदा करता है खेत मजदूर उस तक भी नहीं पहुंच रहा है। और सरकार ने उसकी जो फूड सिक्योरिटी है, उसके जो फूड सब्सिडी है वो कम की है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए थी वो कम की है। इन मुद्दों को लेकर संसाधनों में अपना हिस्सा, जमीन में अपना हिस्सा लेकर की मांग को लेकर हम आ रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट समझ के आ रहे हैं कि इस समय जब पूरा भारत, पूरा विश्व ये बोल रहा है कि अदानी ने करप्शन किया है, अदानी ने पूरे भारत की जनता का मूर्ख बनाया है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित करप्शन है, ये उसके खिलाफ है। इस समय जो भारत का शासक वर्ग है वो एकजुटता के साथ अदानी के साथ खड़ा है। ये क्या बताता है कि शासक मजबूती के साथ, एकता के साथ खड़ा है। हम ये मानते हैं कि जब दुश्मन एकता के साथ खड़ा है तो जो उत्पादक वर्ग है, खेत मजदूर और किसान, उनकी एकता भी उतनी जरूरी हो जाती है। अगर भारत को संवैधानिक भारत बनाना है, अगर भारत के अंदर जमहूरियत बचानी है और अगर भारत के अंदर जिसका भारत है, मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का, कर्मचारी का, नौजवानों का, उसके हक हकूक को जिंदा रखना है, उसको बचाना है, इसको लेकर हम 5 अप्रैल को दिल्ली आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया जो खेत मजदूरों के जो सवाल हैं, जो खेत मजदूरी का हक, क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह से फसलों का नुकसान होता है या कुछ बाकी जो मुआवजे मिलते हैं वो जमींदार को ही मिलते हैं, खेत मजदूर उसमें भी कहीं नहीं है। और अभी वो हालात है ही है जो अभी जिस तरह से फसलों का नुकसान हो रहा है। तो वही भी जो आपसे पूछना, अभी जिस तरह फसल बीमा योजना सरकार लेके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीफ करती है जो 2% पे दे रहे हैं, अभी जिस तरह से पूरे देश भर में किसानों को नुकसान हुआ है, उसके बाद ये योजना आपको कितनी इफेक्टिव दिख रही है? एक तो ये तो पूरा एक विफल हुआ है। ये जो फसल बीमा योजना उनका फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है, पर जब से ये आई है लगभग 40,000 करोड़ बड़े कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनियों को मिला है, किसानों को नहीं मिल रहा कुछ। उसमें आप एक सही बात बताए, बटाईदारों को ये फ़ायदा नहीं है, सब्सिडीज़ का फ़ायदा बटाईदार को नहीं है, जो ज़मींदार है उनको ही इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो पूरे देश में किसान सभा का एक बहुत बड़ा समय जाता है कि फसल बीमा जो फसल नष्ट हुआ है उन किसानों को कैसे ये मिले, उसके लिए संघर्ष होता है। अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान के चुरू और अन्य ज़िलों में बड़े पैमाने में आंदोलन हुआ, उसके बाद कुछ वहाँ पे ये मिला है। पर ये जो कानून ले, ये जो योजना ले आया है वो बड़े इंश्योरेंस कंपनियों को कॉरपोरेट मुनाफा बढ़ाने के लिए है। हम लोग किसान प्रीमियम भरते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी भरते हैं, ये सीधा जाता है इनका ये जो बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का पास ये पूरा पैसा जाता है। ये स्थिति है, उसके खिलाफ व्यापक रूप से किसानों के बीच में असंतोष है और उसके खिलाफ संघर्ष भी चल रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जिस तरह से एक बड़ा सवाल होता है जो बटाईदार या जो भूमिहीन किसान है, जो खेत मजदूरी पे जिंदा है या मनरेगा के अंदर काम कर रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग जो फसल बीमा, एक तो नाम के लिए स्कीम तो है, तो उनके लिए कोई योजना नहीं है, तो उसकी तरह कोई डिमांड है क्या आप लोगों की? हम ये बोल रहे हैं कि जो खेत मजदूर हैं, बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो एक सपना खेत मजदूरों को आज़ादी की लड़ाई ने दिखाया था, जो आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य थे कि सबको उनकी हिस्से की ज़मीन मिलेगी, एक, और दूसरा ये सपना था कि हम तो गुलामी से बाहर चले गए हैं तो खेत मजदूर भी आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद हो जाएंगे तो जिस तरह से सिंधु जी बोल रहे थे, लड़ सकते हैं कि इनके पास कानून है, उसको बचाना है। हम तो ये बोल रहे हैं कि खेत मजदूरों को आप पहचान दो और उनके लिए केंद्रीय कानून लेके आएँ। जब केंद्रीय कानून आएगा तब हम उनकी बात कर पाएंगे कि वर्क प्लेस के अंदर क्या सिक्योरिटी है, या सब्सिडी उनको मिलेगी, या जो आप बोल रहे हैं कंपनसेशन मिलेगा। उनके पास तो संसाधन के नाम पे कुछ है ही नहीं। पहली जो बात है इसके अंदर कि उनके लिए केंद्रीय कानून लाना, ए, बी,
उनके हिस्से की ज़मीन मिलना। जो बहुत सारी भारत सरकार ने कानून बनाए हैं उनको धरातल पर लाना, उसको लागू करना, जिसको हम भूमि सुधार बोलते थे, जो ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं कि जो खेत मजदूरों के साथ वादाखिलाफ़ी की गई है, वो है ज़मीन के मुद्दे के ऊपर। उनको ज़मीन मिलना, जब अपनी ज़मीन होगी तब ये बात की बातें सब आएगी कि उनको कंपनसेशन होगा, उनका नुकसान होगा। इसमें मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हैं ये बहुत वाजिब बात है कि जब फसल का नुकसान होता है, किसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, पर वो रिकॉग्नाइज़ होता है। पर जब फसल का नुकसान होता है और खेत मज़दूर को काम नहीं मिलता है, वो जो नुकसान है वो कहीं दिखता नहीं है। तो हम तो ये बोलते हैं, माँग भी करते हैं नीचे कि उस हिसाब से पहले तो लड़ाई है कि कम से कम किसान को मिले, और किसान को मिलने के बाद जितने वर्किंग डेज़ उनके लॉस हुए हैं एवरेज खेत मज़दूर के, उन खेत मज़दूरों को भी मिले। यहाँ पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भारत के अंदर मैं किसान आंदोलन को बहुत बधाई भी देता हूँ कि 20 साल के आंदोलन के बाद आज का जो मध्यम वर्ग है या नीति निर्धारक हैं, वो संवेदनशील हुए हैं और किसान आत्महत्या की बात करते हैं। पर विडंबना ये है कि 2021 का आंकड़ा लेंगे, 5200 कुछ किसानों ने आत्महत्या की है, पर 5500 प्लस खेत मजदूरों ने आत्महत्या की है। मीडिया में बड़ी-बड़ी खबरें भी आई, पर कहीं खेत मजदूरों का नाम नहीं आया, क्योंकि खेत मजदूर की जो एंटाइटी है, लोगों को लगता है कि जैसे उसका अस्तित्व नहीं है। डेली वेज जो वर्कर्स हैं, उनका जो सुसाइड इंक्रीज़ हुआ है, तो वो हमारी माँग है कि केंद्रीय कानून, भूमि सुधार और कंपनसेशन जो उनका वर्किंग डेज़ का लॉस होता है। वही जो कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर में भी जो मज़दूर काम कर रहा है, सरकार के पास उसके पास भी कुछ डेटा है, लेकिन खेत मज़दूरों का इस तरह कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कितने खेत मज़दूर हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। तो इसमें जिस तरह से अब मज़दूरों के जो सवाल हैं, जो पिछले कुछ सालों में श्रम कानूनों को लेके आए हैं, निजीकरण को, बैंक लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, बैंक के एम्प्लॉय या बाकी प्राइवेटाइज़ेशन जिस तरह बीपीसीएल और बाकी जगह का हुआ है। तो वो कितना बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए इस जॉइंट फोरम में जब आप लोग जा रहे हैं तो सरकार से उठाते हैं? जो मज़दूरों का सवाल है यही है कि हर तबके का मज़दूर का अपना इश्यूज़ तो है ही है। एक तो जो जैसे विक्रम ने जो शुरू किया है, ये जो सवाल है कि ये जो मज़दूरों का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है असंगठित क्षेत्र का मज़दूर है। और अभी जो आंकड़ा आया है कि ये जो प्रवासी मज़दूर जिसको हम बोलते हैं, वो कौन है? वो तो किसान है जो खेती छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, और खेत मज़दूर है वो खेती है ही नहीं, तो वो क्या है? और वो अभी डेली वेज वर्कर हो रहा है, और वो डेली वेज वर्कर का पिछले 3 साल में ये हुआ है एक दिन में 102, माने सरकार की जो आंकड़े में आया है 102 डेली वेज वर्कर एक दिन में आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये कहाँ हम लेके जा रहे हैं 75 साल आज़ादी का? और इसके अंदर माने वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, और ये 42 डेज़ का काम भी इनका पास में नहीं है, वही खुदकुशी करने जा रहे हैं। जो वो हालत में हो गया। और अभी भूखमरी का जो मैंने पॉवर्टी डेथ का अभी रिपोर्टिंग शुरू हो गया दोबारा। जो कोविड में जो रेशन था, जो खर पहुंचा रहे थे, और उसका जो है पिछले 1 साल के अंदर उसको ख़त्म किया गया है। जो फूड सिक्योरिटी और जो रेशन के अंदर में अभी लेटेस्ट भी आया, अलग-अलग तरीके से उसको ख़त्म किया गया है। एक जो है कि आधार लिंकिंग के नाम पे, प्रवासी मज़दूर का तो है ही नहीं आधार लिंकिंग, जो प्रवासी मज़दूर को कहीं राशन ही नहीं मिल रहा है। और जो है अभी जैसे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को राशन से वंचित किया जा रहा है। ये सारे कौन है जो अवेल करते थे? डेली वेज वर्कर थे, जो आधा टाइम में खेत मज़दूर और आधा टाइम में वही जो मज़दूर होते थे प्रवासी सीजनल मज़दूर किसान। का, तो वही थे। और वो हो सकता है वो किसान भी है कि वो पार्ट टाइम किसान है, फुल टाइम तो वो भी नहीं है, कि जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है। तो इनका रेशन नहीं है, अस्पतालें बंद है, सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं। तो माने मिनिमम जो ज़िंदा रखने वाले जो एक फैमिली को वो सारे चीज़ें ख़त्म किया गया है, और काम तो है नहीं, और काम पे जो है न्यूनतम वेतन है, ना कोई इस तरीके का कोई सुविधा है। और इवन जो आपने बोला ज़मीन का कहाँ है? कहीं रिहायशी जगह में आप जाके देखोगे कि जो है कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं। तो ये स्थिति है इसके अंदर। ये तो एक बड़ा इश्यू है, एक सामाजिक मुद्दा है। ये सामाजिक मुद्दा बन गया है आज के दिन में। ये पॉवर्टी डेथ भी अभी उड़ीसा में तो पिछले हफ्ते में एक जो है बच्चे का कुपोषण से मृत्यु का रिपोर्ट आ गया है। ऐसे हज़ारों अनरिपोर्टेड डेथ है, क्योंकि ये सारे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जो और जो बेसिक सर्विस है वो भी बंद किया गया है। तो ये मुद्दा तो है बड़े पैमाने पे। जो बाकी आपने जो बोला है, जो ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में भी है,
उसके अंदर में भी आप देखोगे कि ये जो पब्लिक सेक्टर का बात किया और पब्लिक सेक्टर कर्मचारी का भी बात हुआ, तो वहाँ पे भी यही है कि वहाँ पे भी आप वैकेंसी देखोगे कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ ऑलमोस्ट जो है नील होते जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर में आपको जो वर्कर की जो कैटेगरी के अंदर में जो ट्रेड यूनियन का अधिकार किस जिसको होता है, वो ऑलमोस्ट 1%, 2% से 10% तक रह गया है। बाकी आपका जो है ठेकेदार मजदूर है जो 90% वो काम कर रहे हैं। तो उनका इवन जो है जैसे आपका परमानेंट एम्प्लॉय का अगर 60,000 रुपया मिलना है, तो इसको तो 6,000 भी नहीं मिल रहा है। तो ये हालात के अंदर में है, वो इश्यूज़ तो हम उसको उठा के वो आंदोलन के अंदर में ये बहुत ये है बहुत बड़ा इश्यूज़ है कि जो मज़दूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और उसी के अंदर में उससे तो एकदम जुड़े हुए हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर है, जो देश का निर्माण के लिए जो बनाया था और उसको चलाया था, उसी को ही ख़त्म करे तो फिर मज़दूर कहाँ बचेगा। तो ये देश का जो बुनियादी जो है डिफेंस सर्विस का फैक्ट्रियाँ हो या आपका जो है पावर सेक्टर का हो, इलेक्ट्रिसिटी को पूरा का पूरा अभी जो महाराष्ट्र का तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, अदानी के यही अदानी को देने के लिए तो महाराष्ट्र में किया था कि पूरा उसका वितरण जो है अदानी को ही दे दे। और वो जो है माने जो देश के लिए जनता के लिए जो बुनियादी जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सारे को कॉरपोरेट्स के हवाले कर रहे हैं और जनता को गुलाम बना के वो कानून ख़त्म करके दे रहे। तो ये इश्यूज़ के खिलाफ में ही आंदोलन हर तबके के लोग कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपने जो बताया है कि महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स का शानदार हड़ताल और सरकार को झुकना पड़ा, और इसके जो यूपी का इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स का और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, इसके अंदर में CITU के अलावा जो हमारा सर्विस सेक्टर एम्प्लॉइज़ है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, बैंकिंग सेक्टर एम्प्लॉइज़ है, इंश्योरेंस सेक्टर एम्प्लॉइज़ है, BSNL कर्मचारी, ये सब लोग भी ये रैली में शामिल जैसे है। वो उत्तर प्रदेश वाले में हड़ताल के बाद से जिस तरह से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है वहाँ एम्प्लॉयज़ के खिलाफ लगातार धरपकड़ की खबरें आ रही हैं। अब तो बोल दिया जो एक क्लास ऑफिसर अपना प्रॉपर्टी का बताए कितना उनका उस पर आय से ज़्यादा अधिक का मामला बनाने की कोशिश हो रही है सारी चीज़ें। इसको आप लोग क्या अपने इस रैली में एड्रेस कर रहे हैं? यही तो हमारा जो है कि ये जो राइट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये जो है देश का डेमोक्रेसी बचाने का बेसिक ये प्री कंडीशन है। तो उसी से ही तो ये पूरा आज़ादी ही बना है, ये देश का संविधान का ही बुनियाद हुई है। तो उसी का ही ऊपर हमला है, तो वही है लेबर कोड के अंदर में ऑलरेडी लाया गया है। वो लागू नहीं है, लेकिन कोड लागू नहीं है, लेकिन वो कानून लागू है। यही एस्मा लगाने का बात है, और यूपी के अंदर में वो लगाया गया था। और जो है लेकिन वो जो कंडीशन से जो स्ट्राइक विड्रॉ हुआ उसी के अंदर में ये देयर वाज नो, ये जो कोई भी इसके इस तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जो भी लीडरशिप में था, जैसे योगी राज में है, तो और कई उम्मीद नहीं कर सकते इस तरीके का जो मज़दूरों का अपने अधिकार के ऊपर में हमले है। मज़दूर का ही नहीं, हर एक तबके का जैसे ही है कि ये जो जनवादी अधिकार है उसमें है, वो एक डराने की कोशिश है और बांटने का कोशिश है, ये दोनों चलते आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो देश का संविधान बचाने का ही है कि ये जो ये विंडिक्टिव मेजर्स है, इसको इसके खिलाफ में भी अपनी बातचीत में दोनों ने ही कहा सरकार लगातार PDS को कम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा प्रचार ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है या 5 किलो अनाज इस तरह से वितरित किया था। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल है जो MSP का सवाल आप लोगों के किसानों के लिए कितना ज़रूरी था, जो पिछली बार सरकार मुकर गई और उसको नहीं दिया, उसके खिलाफ आप आंदोलन किए, और इसी में उसके बाद आप बताइए जो तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की इस तरह? एक तो इस सरकार करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ प्रचार में लुटाते हैं, और उसमें कुछ आंकड़े, यहाँ मोदानी काल का कुछ आंकड़े कहना भी ज़रूरी है। एक तो इस काल में 1 लाख से ज़्यादा किसान और खेत मजदूर खुदकुशी किए। इसी समय में 2.5 लाख से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी किए, और जो बेरोज़गार युवा भी जोड़ दे, कुल मिला के 4 लाख से ज़्यादा सरकारी आंकड़े कहते हैं। ये पूरा दुनिया में कहीं पे ऐसा एक मिसाल नहीं देखने को मिलेगा। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी जो बढ़ रहा है और कुपोषण से जो मर रहे हैं, कॉमरेड तो बात रख रहे थे कि महाराष्ट्र का एक बात अगर उठा है, एक साल में 21,000 के आसपास बच्चे
महाराष्ट्र में खुद ये कुपोषण से मर रहे हैं। और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या मध्य प्रदेश, इसका और भी खतरनाक एक स्थिति वहाँ पे है। ये वहाँ का एक, और एमएसपी का जहाँ तक, ये नरेंद्र मोदी का 2014 का सबसे बड़ा चुनावी एक वादा था, और उसके चुनाव के तुरंत बाद ये भूल गए उसको, और अभी तक वो लागू नहीं किए। और आप अगर धान का एक उदाहरण ले, 2040 रुपया प्रति क्विंटल अभी घोषणा हुआ है। ज़्यादातर राज्यों में किसान 800, 1000 या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 में बेचने में मजबूर है। ये स्थिति है क्योंकि सरकारी खरीद नहीं हो रही है, और अन्य फसलों का तो गेहूं और चावल का फिर भी थोड़ा खरीद हो रहा है, और जो 23 के आसपास कुल मिला के फसल है उसमें कोई खरीद हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग का ये सबसे अहम मुद्दा ये है कि एक कानूनी गारंटी होना चाहिए, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। ये अब तक नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा धोखा किसानों को किया है। हम देख रहे हैं किस तरीके के कहानी अभी आ रहे हैं। जैसे प्याज का एक किसान 512 किलो 70 किलोमीटर दूर जाके 512 किलो बेचते, और 2 रुपया 50 पैसा से कम चेक उनको दिया जाता है। ये स्थिति हमारे देश में है। उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने में गुस्सा हमारे देश के हर राज्यों में बहुत गुस्सा इसके खिलाफ है। और इस पूरा 6 महीने का हम लोग का प्रचार रहा है इस मजदूर किसान संघर्ष रैली को लेके। हर राज्य में हमारा महाधिवेशन हुआ है, नीचे के स्तर तक प्रचार हुआ है, पर्चे वगैरह बना के अलग अलग मुद्दों पर इस सरकार का नीतियों का पर्दाफाश करते हुए कैसे वो कॉरपोरेट के हित के लिए काम कर रहे, ये पर्दाफाश करते हुए पदयात्रा हुए हैं, घर घर जाते हुए करोड़ों लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं ये 6 महीने में, ये तीनों संगठन एकजुटता के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा एक माहौल बनाया है इस सरकार के नीतियों के खिलाफ, और वो 5 तारीख को, अप्रैल 5 को दिल्ली के सड़कों पर दिखेगी। और इस सरकार जो ये नीतियाँ लागू कर रहे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा एक चेतावनी के रूप से ये मजदूर किसान रैली होने वाला है। जैसे कि इन्होंने बताया, जो तीनों संगठन संयुक्त रूप से जिस तरह से ज़मीन पर गए, और तपन सेन साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा भी था, जो जिला ब्लॉक स्तर पर जो एकता बनी है उसकी पूरी जो ताकत होगी दिल्ली में दिखेगी। तो महाराष्ट्र में देखा भी किस तरह से किसान लॉन्ग मार्च में शामिल बहुत सारे मजदूरों के सवालों को किसान लॉन्ग मार्च के तहत उन्होंने हल कराया। चाहे स्कीम वर्कर को पैसा बढ़ाने की बात हो, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी उन लोगों ने उठाया था। तो आप CITU इस पूरे जो एकता तीनों बनी है इसको कैसे देखती है? पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हुआ है, मजदूर किसान खेत मजदूर एक साथ आके आंदोलन लगातार कर रहे हैं और कई जगह जीत भी हो रही है, तो वो एक तो आप कैसे देख रहे हैं? और 5 अप्रैल की रैली के लिए CITU की अपनी तैयारियां कैसी? ये जो 3 संगठनों ने जो पहलकदमी किया है, और वो हमारा काफ़ी सालों से ये जो एक साथ में जो एकजुटता और एक दूसरे का जो भी आंदोलन है उसको एक समर्थन देने का जो प्रक्रिया, और वो तीनों संगठनों ने काफ़ी सालों से हम चला रहे थे। तो इसका एक जो है एक नतीजा भी आप देख सकते हैं कि ये पिछला किसान आंदोलन में दिखा था, और वो उसके पहले वो कोविड के दौरान पूरा लॉकडाउन था। लॉकडाउन में भी एक और चीज़ देखा कि ये जो पिछले 30 साल का जो एंटी न्योलिबरल आंदोलन का जो है, उसमें जो जनता का जो चेतना में और इसकी ज़रूरतों का, ये आंदोलन के प्रति और एकता बनाने का, एक दूसरे के आंदोलन के जो समर्थन देने की जो ज़रूरतों को वो हमें दिखा। और वहाँ पे एक जो है किसान आंदोलन में ये काले कानून के खिलाफ में जो आया है, उसका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि मज़दूरों का, ये ऑल इंडिया लेवल से कॉल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा था कि नीचे मज़दूर किसानों की समर्थन में, खेत मज़दूर भी समर्थन में आ गया। तो वो एक जो है कि इसका एक चरण में आ गए थे, तो वो उसका एक बड़ा व्यापक एकता और मजदूर किसान एकता का जो नारा जो ये किसान आंदोलन में उसको व्यापक नीचे लेवल तक जा पाया है।
उसको लेकिन वो प्रायोगिक रूप में हर एक गांव तक जो वो तो जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन नीचे में आपसी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारा तो है, अलग अलग जात पात का भी सिस्टम है, ये सारा है, लेकिन एक जो है ओवरऑल एक जो है, जैसे विक्रम ने बताया, दुश्मन का जो एकता है वो दिख रहा है, उसके खिलाफ हमारी एकता और हमारी ये जात पात में जो धर्म में बांटने का जो इनका रणनीति है ये पहचान हुआ है। और ये जो है वर्गीय मुद्दे के आधार पे जो एक एकता बनाने का जो बहुत बड़ा एक पहल हुआ है, ये हम सोचते हैं कि एक जो है अगला पड़ाव है, एक बड़ा क्रूशियल पड़ाव है पूरे भारत का, जो जनवाद बचाने की जो प्रक्रिया, जो जनता की आंदोलन हो रहा है, और जहाँ पे ये कॉरपोरेट कम्युनल राज ये बीजेपी के नेतृत्व में है, इसके जो टकराव के अंदर में एक बड़ा पड़ाव में हम खड़े हैं। तो उसी में ये जो है ऊपर में जो ये रैली, ये एक जो है एक कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले का जो ये तैयारी है पिछले जो सितंबर से लेके गांव-गांव तक, घर-घर तक ही ले जाने का, वो हमारा जितना भी सांगठनिक ताकतें हैं उससे ही ज़्यादा, क्योंकि जनता उसके अंदर भी जुड़ रहा है, इस बार वही देखने को मिला है गांव-गांव के अंदर में भी। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे एक तो है हमारा सांगठनिक मशीनरी जाके घर-घर में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को लेके आने के लिए टिकट करके ये करके ले आ रहे हैं, उसको जो है सेंड ऑफ मीटिंग कर रहे हैं, वो सारा तो चल रहा है, लेकिन साथ-साथ में हर तबके का आंदोलन का भी विकास है। हर लोकल में अपने गांव के मुद्दे के लेके, फसल के मुद्दों को लेके या मनरेगा का मुद्दे को लेके, और जो ट्रेड यूनियन का हिसाब से है तो जैसे स्कीम वर्कर्स का, वो तो पिछले कोविड के हाल में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन है, और अभी इसका पिछले 3 महीने में आप देखोगे तो आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, इनका आंदोलन है। और जो ये जो संगठित क्षेत्र के अंदर, कोयला के अंदर हो, पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स का, पेट्रोलियम का, फिर जो है सर्विस सेक्टर के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये हर तबके का, बीएसएनएल, ये हर सब तबके का आंदोलन भी है, वो आंदोलन के साथ में ये कार्यक्रम जुड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कि एक जो है पड़ाव में है, इसको आने वाले दिनों में जो दोनों जो मंच है, जो जॉइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म है, उनका जो है 30 जनवरी को कन्वेंशन में उन्होंने आंदोलन के लिए घोषणा किया, और जो जॉइंट ये प्लेटफॉर्म है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, और जो संयुक्त हमारा खेत मजदूर का जो संगठनों का भी है, वो आंदोलन भी जो चल रहा है, वो दोनों ने भी एक दूसरे का समर्थन किया है। आने वाले दिनों में हमारा ये उम्मीद है और हमारा ये प्रयास है कि ये मजदूर और किसान और खेत मजदूर की जो एकता है, ये मंचों की एकता ही नहीं है, वर्गीय एकता बन के यही ये कॉरपोरेट और कम्युनल राज का खिलाफ में होगा, और उसका तो पूरा का पूरा दिल्ली को लाल करके 5 अप्रैल को पूरा का पूरा दिखाने का ये हमने वो तो होगा ही उस दिन में, और वो उसके आगे का जो आंदोलनों का घोषणा भी उस दिन होगा। ठीक, जैसे किसानों का और बता जो अंदर कन्फ्लिक्ट होता ही है, जैसे खेत मजदूर और खेत किसान, तो उसके लिए तो कॉर्पोरेट बाद में आता है, पहले बड़ा जमींदारी आता है। और पिछले आंदोलन में हमने देखा भी, किसान आंदोलन में उन्होंने साथ भी दिया, लेकिन उन आंदोलनों से, एक तो साझे आंदोलनों से खेत मजदूरों को क्या मिला, और इस साझे आंदोलन से आप लोगों को क्या उम्मीद है? मेरा सीधा उत्तर है, उस आंदोलन से खेत मजदूरों की खाद्य सुरक्षा बची। अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो जाता तो ना गोदाम बचते, ना एमएसपी मिलता, ना प्रोक्योरमेंट होती, और ना ही अनाज मिलता। ये सही है कि जो विरोधाभास है दोनों संगठनों, दोनों वर्गों के बीच में, खेत में उसको लेके है, पर अगर किसानों को एमएसपी मिलेगा तो हम ऐसा मानते हैं कि एमएसपी के अंदर न्यूनतम वेतन होगा ही होगा, तो किसान आनाकानी नहीं करेगा। ये जो एकता उभरी है, ये कोई सिद्धांत से नहीं उभरी है, ये हमारे अनुभव से उभरी है। जब हम अनुभव के आधार पे हमने देखा कि जैसे सिंधु भी बोल रहे थे, बीजू भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा नीचे रिस्पॉन्स है, उसका कारण हमारा नहीं कि हमारे संगठनों का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, उसका कारण क्या है? जनता के अपने अनुभव। ये जो नव उदारवाद का जो एक दौर है, 3 डिकेड हो गए हैं, और जो आपका नरेंद्र मोदी जी है वो तो उसके ध्वजारोहक बने हैं, एक कदम आगे लेके जा रहे हैं, उससे जो जनता पीड़ा महसूस कर रही है वो इकट्ठे हो रही है। और मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ, भारत में पिछले 8-9 साल से बहुत बड़ी डिबेट है कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिसका फांसीवादी चेहरा है, इनकी तो स्किल है जनता की एकता को तोड़ने की, इसको कौन रोकेगा? किसान आंदोलन ने उसका उत्तर दिया कि जो मेहनत कश वर्ग है,
किसान मजदूर, खेत मजदूर, वो उसको रोकेगा। उसने पूरा डिस्कोर्स चेंज किया, आइडेंटिटी के डिस्कोर्स को बदलकर उसने जनता के मुद्दों के ऊपर लाया। ये उसका उत्तर है। और मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ, वर्तमान समय के अंदर जितनी बड़ी संख्या में लोग तैयार हो रहे हैं, दिल्ली पहुंचेंगे कितने लाखों में, पर करोड़ों लोग नीचे इन्वॉल्व हैं इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, वो हमारी जमहूरियत को मजबूत कर रहा है। और अंत के अंदर ये बात बोलते हुए, वर्तमान के अंदर हमसे छुपा नहीं है कि संसद अपना काम नहीं कर रहा है। और ये कौन रोक रहा है उसको? ये भारत के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि जिसका काम संसद चलाना है वो संसद रोक रही है। तो जब संसद आवारा हो जाता है, लोहिया जी के शब्दों में, जनता उसके ऊपर लगाम लाती है। 5 अप्रैल को जनता, भारत की जनता, भारत का मेहनत का वर्ग, जिसका प्रतिनिधित्व संसद करता है, वो अपना काम नहीं कर रहे। उसके लगाम लगाने के लिए भारत की जनता आ रही है 5 अप्रैल को, और बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचेगी। केवल अपनी रोजी रोटी को नहीं बचाएगी, केवल अपना काम नहीं बचाएगी, लेकिन भारत के अंदर भारतीय लोकतंत्र को भी बचाएगी। शुक्रिया आप तीनों का समय देने के लिए इतना। जैसे कि अंत में उन्होंने कहा, ये जो किसान मजदूर, खेत मजदूर दिल्ली आ रहे हैं सिर्फ अपनी मांगों के लिए नहीं, भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ इस इंटरव्यू में इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।